हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम पॉइंट ए in a horizontal circular orbit. Their tangential velocities are v and 2v respectively as shown in the figure. Between collisions, the particle move with constant speeds. After making how many elastic collisions other than at A, these two particles will again reach the point A. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल ए पे है, अभी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है और इसकी 2v है, ये भी वेलोसिटी इधर है, इसका मतलब ऐसे इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा, ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा, किसी पॉइंट पे इनके बीच में टक्कर होगी। ठीक है, जब कोलिजन होगी तो इलास्टिक कोलिजन है और इनके मासेस सेम है तो वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, यानी कि 2v वाला पार्टिकल है v से चलने लगेगा, v वाला 2v से चलने पे लगेगा, फिर अगेन कहीं पे कोलिजन होगी, फिर अगेन कहीं पे होगी, फिर अगेन कहीं पे होगी। तो हमें ऐसे फाइंड करना है नंबर ऑफ कोलिजन्स कि टकरा टकरा पे जब ए पॉइंट पे वापस पहुंच जाएंगे, अभी ए से स्टार्ट हुए और वापस ए पे पहुंच जाए, तो ए से ए पे आने के बीच में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन का मोटिव है फाइंड करने का कि नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लेट अस से फर्स्ट जो इनकी कोलिजन होती है वो टी टाइम पे होती है। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट कोलिजन takes place at t is equals to t पे, टाइम t पे होती है। ठीक है, अब t टाइम में, ठीक है, इसने डिस्टेंस कितनी चली होगी, इसने डिस्टेंस चली होगी vt और इसने डिस्टेंस कितनी चलेगी 2vt। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी इन्होंने जब मिलेंगे तो 2πr। ठीक है, मान लो कि किसी टाइम ये यहाँ पहुंचा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो ऑब्वियसली ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो देखो दोनों ने टोटल डिस्टेंस जो कवर की वो क्या हुई 2πr, इसने चली vt और इसने चली 2vt, तो लिखूंगा vt प्लस 2vt इज इक्वल्स टू 2πr, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, r मान लेता हूँ इसकी रेडियस है जिसमें ये घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो वो आ जाएगी 2πr अपॉन 3v, ये आ जाएगी t की वैल्यू, यानी कि इतने टाइम बाद क्या होगी, पहली कोलिजन होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल 1, p1 बोल रहा हूँ इसको मैं, पार्टिकल 1 है ये और ये 2 है। ठीक है, तो पार्टिकल 1 कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये होगा vt, इसकी स्पीड है v और टाइम क्या है 2πr अपॉन 3v, यानी कि 2πr/3। p1 कितनी डिस्टेंस चल लेगा 2πr/3। सिमिलरली अगर ये 2πr/3 चलता है, यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, तो 2πr में से बची हुई डिस्टेंस ये चलेगा, यानी कि ये 2πr/3 चलेगा। इसका मतलब इस पूरे जो सर्कमफेरेंस है उसकी 1/3 डिस्टेंस ये पार्टिकल ए ट्रेवल करेगा और 2/3 डिस्टेंस ये पार्टिकल बी ट्रेवल करेगा, ये 4πr/3 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होगी, कोलिजन होगी। ठीक है, पहली कोलिजन होगी, तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब कोलिजन के टाइम पे इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे आ रहा था इधर और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था। ठीक है, 2v जो है इलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक है, अब ये वाला पार्टिकल है जो इधर चला जाएगा कितनी स्पीड से 2v से, और ये वाला पार्टिकल इधर आ जाएगा v स्पीड से। देखो इस क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए मुझे पता चल गया है कि अब ये बस वेलोसिटीज चेंज करते रहेंगे और πr/3 2πr/3 की डिस्टेंस में क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो मैं इस पूरे के पूरे सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब हुआ क्या कि अब ये अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ से लेके और यहाँ तक की 2πr/3। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है 2πr/3। ठीक है, और सिमिलरली नीचे वाली डिस्टेंस भी जो है वो कितनी है 2πr/3। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस बराबर बराबर है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए बनाया था, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये 2v वेलोसिटी से जाएगा और ये v वेलोसिटी से जाएगा, तो ये तो भाई v वेलोसिटी से सेम ऐसे ही 2πr/3v टाइम में अगेन टक्कर करेंगे, क्योंकि वेलोसिटीज तो सेम है और सेम सर्कल में मूव कर रहे हैं, सेम रेडियस सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहुंचेगा 2πr/3 डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ, और ये 2 टाइम्स ऑफ 2πr/3 डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगली जो कोलिजन होगी वो इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, यानी कि ये 2v से आ रहा है पार्टिकल और ये आ रहा है v से। ठीक है, ऐसे होगी इनकी कोलिजन।
अब क्या होगा, इस पॉइंट पे जब इनकी कोलिजन होगी तो ये आपस में वेलोसिटीज फिर इंटरचेंज कर लेंगे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और इनके मासेस सेम है, ठीक है। तो अगर ये 2v वेलोसिटी से आ रहा है तो इसका मतलब v वेलोसिटी से वापस चला जाएगा, और अगर ये v वेलोसिटी से आ रहा है तो इधर 2v वेलोसिटी से चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा और ये v वेलोसिटी से। अब देखो ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये 2v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो अगली जो इनकी कोलिजन होगी अगेन t = 2πr/3v टाइम पे होगी, ठीक है। और इतने टाइम में v वेलोसिटी से चलने वाला पार्टिकल 2πr/3 डिस्टेंस चलेगा, यानी कि 2πr/3 ये पूरा राउंड सर्कल कंप्लीट कर लेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ जो दूसरा पार्टिकल है वो 2 टाइम्स ऑफ 2πr/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यानी कि दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए से स्टार्ट हुए थे और वापस ए पे आ गए, इसका मतलब कितनी कोलिजन हुई टोटल इस प्रोसेस के बीच में। मेरा मोटिव क्या था क्वेश्चन में फाइंड करने का, ए से ए पे पहुंचने के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो वो कितनी हुई है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विच इज द करेक्ट आंसर। హలో స్టూడెంట్స్, క్వశ్చన్ చదువుదాం. సో క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే 2 పార్టికల్స్ ఆఫ్ మాసెస్ m1 అండ్ m2 ఉన్నాయన్నమాట. అవి ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో ఉన్నాయి విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీస్ v1 బార్ అండ్ v2 బార్ ఎట్ టైమ్ t = 0. సో t0 దగ్గర అవి కొలైడ్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత వాటి వెలాసిటీస్ అనేవి v1 బార్ అండ్ v2 బార్ అయ్యాయి 2t0 దగ్గర, వైల్ దే ఆర్ స్టిల్ మూవింగ్ ఇన్ ఎయిర్. ద వాల్యూ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మనకి సంథింగ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే ఒకవేళ మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి, సో m1 v1 బార్ ప్లస్ m2 v2 బార్, m1 అండ్ m2 మాసెస్ v1 బార్ అండ్ v2 బార్ వాటి ఇనిషియల్ వెలాసిటీస్. సో దేర్ ఫోర్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇనిషియల్ మొమెంటం అనమాట, అండ్ ఇది మనకి ఫైనల్ మొమెంటం. సో మనకి ఓవరాల్గా ఇచ్చింది ఏంటి, డెల్టా పి. డెల్టా పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అనమాట. ఓకే, సో మనకి వాళ్ళు ఇచ్చింది కనుక్కోమన్నది వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి. సో ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ second law we know that F is nothing but delta P by delta T. So delta P is nothing but F into delta T. Okay, so delta P value అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ అన్నాడు, F అనేది ఏంటిది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మనకి వాడిచ్చింది ఏంటంటే ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అనమాట. ఓకే, సో వాడిచ్చింది ఏంటి, మనకు ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. సో త్రూ అవుట్ ద ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ మనకి ఒక బాడీ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ వెయిట్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో ఎఫ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద టూ బాడీస్. సో m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ g అనమాట. అండ్ డెల్టా టీ అనేది ఓవరాల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, ఓవరాల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ విచ్ దిస్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ టేక్స్ ప్లేస్. సో డెల్టా టీ అనేది సో ఓవరాల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్, సో 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 2t0 వరకు. వి కన్సిడర్ ఓన్లీ 0 అండ్ 2t0. మధ్యలో ఏమైంది, మధ్యలో కొలిజన్ అయింది, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కన్సర్న్. అవర్ కన్సర్న్ ఈజ్ దట్ ఈ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అనేది ఓవరాల్ ఎంత పీరియడ్లో జరిగింది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2t0 మైనస్ 0. ఓకే, సో డెల్టా పి వాల్యూ అనేది నాకు ఎంత వస్తుంది, m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ 2t0 ఇంటూ g అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ రైట్ డెల్టా పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 ఇంటూ m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ g ఇంటూ t0. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఆప్షన్స్ అనేవి ఒకవేళ చూసినట్లయితే థర్డ్ ఆప్షన్ 2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू g इंटू t0. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन में कह रखा है कि आइसोलेटेड पार्टिकल है जिसका मास हमें दे रखा है मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में xy अलोंग द x एक्सिस एट द सर्टेन हाइट अबव ग्राउंड. इट सडनली एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m/4 एंड 3m/4. कुछ इंस्टेंट के बाद जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो y = +5 पे पाया जाता है. तो इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट एट दैट इंस्टेंट. तो हमें पता है कि जो y अबाउट सेंटर ऑफ मास है वो निकाल लेते हैं. वो कितना होगा, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और उसको 0 कर देते हैं हम, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो 0 पे आ चुका है. तो इस केस में क्या होगा, m1y1 प्लस m2y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो यहाँ से हमारा जो y2 की वैल्यू निकल गई वो हो गई माइनस ऑफ m1 बाय m2 इंटू y1. तो यहाँ से हमारा y1 निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, माइनस ऑफ m/4 बाय 3m/4 इंटू y1 कितना है 15 सेंटीमीटर. तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर y1. ये हमारा आंसर हो गया. तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन बोल रखा कि एक शेल है जो कि मैंने कैनन से फायर करा है v मीटर पर सेकंड से,
जो कि एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है अपने पाथ के, इसने 2 पीसेस में एक्सप्लोड हो गया अपने आप। तो एक पीस तो अपने पाथ पे, मतलब जहां से इसने स्टार्ट करता वहीं पे वापस आ गया, तो मेरे को दूसरे पाथ की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, दूसरे एक्चुअली पार्ट की। तो यहाँ पे देखिए ये v वेलोसिटी से मैंने फेंका है, एंगल थीटा बना रहा है। जब ये अपने हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है r/2 है, इसने क्या करा, एक्सप्लोड हो गया, एक पीस इधर के लिए गया और एक पीस इधर के लिए उड़ा, ठीक है। बिफोर एक्सप्लोजन द वेलोसिटी वाज v cos थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा, तो एम वी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस वाली की वेलोसिटी मान लेता हूँ v1, यानी कि m/2 v1 माइनस m/2 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो चुकी v cos थीटा इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए वापस इस पॉइंट पे आने के लिए इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी इस डायरेक्शन में, v cos थीटा ही चाहिए होगी, यानी कि v cos थीटा, ठीक। तो कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2v cos थीटा इज इक्वल टू v1 माइनस v cos थीटा। तो यहाँ से जो v1 है वो मेरा क्या आ गया, 3v cos थीटा, यानी कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है। तो स्टेटमेंट कह रहा है मेरे को कि इन एन इलास्टिक कोलिजन, तो एक इलास्टिक कोलिजन हुआ दो बॉडीज के बीच में, देन द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन। तो अगर कोई इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या जो रिलेटिव स्पीड होती है बॉडीज की आफ्टर कोलिजन, वो रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन होती है। कहा कि कोई भी इलास्टिक कोलिजन में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कोई बॉडी है वो इस डायरेक्शन में टकराया, ऑब्लिक कोलिजन हुआ, मतलब मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये मेरी वॉल है, इसके ऊपर मेरा इस तरीके से कोई कोलिजन हुआ, तो आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड एक्चुअली इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। ये वॉल, अगर वॉल की जगह में यहाँ पे कोई पार्टिकल रख दूँ, ठीक है, तो एक्चुअली जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। आपको पता है अगर ये दोनों मास सेम है, और जो इस बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो आपको पता है कि जो रिलेटिव स्पीड है वो चेंज हो गई अब, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन लिखा होता है, इन एन हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, लेकिन हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ठीक है। तो जो स्पीड हमारी सेम रहती है वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ स्पीड का। तो सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिलेटिव स्पीड of the bodies after collision is equal to the component perpendicular component of the relative speed before the collision, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आ जाएगा यहाँ ऑब्लिक कोलिजन आ जाएगा तो ये चीज ट्रू नहीं रहेगी, ठीक है। इन एन इलास्टिक कोलिजन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन टिक मारूं, मैं ये वाला ऑप्शन टिक मारूं। Hello everyone, so we are given with the question which says a small block of mass capital M moves on a frictionless surface of an inclined plane as shown in the figure. The angle of incline it suddenly changes from 60 degree to 30 degree as we can see over here. At point B, the block is at rest. All right. At point A, assume that collision between the block and the inclined are totally inelastic. So the speed of block at point C immediately before it leaves the second incline, means we have to calculate the velocity of block at just before it leaves the point C. So we can straight away since the elastic collision is been given to be as inelastic, so we can say kinetic energy initial. So we can write it as kinetic energy initial will be greater than kinetic energy final. So this is the case. All right. In which since the collision is inelastic, there will be a loss of energy in this case. Now we have to calculate the when the block reaches at this point, we have to calculate its velocity before it leaves the incline. All right, so from let's consider that its journey starts from point B and it reaches to point C. So in this case we can apply work energy theorem between point B and C. So we can write by work energy theorem between B to C. All right, so we can say work done will be net work done will be equals to change in kinetic energy. All right, so let's write it as W net
will be change in kinetic energy, and work is done only by gravity. So we can say the gravity, let's suppose that this distance, that is this distance, let's suppose it as to be h. So we can write it as mgh will be equals to half m vc square minus of half m vb square. All right. So if we anyhow able to calculate the value of h and vb, so we can calculate the value of vc just before it leaves the second incline. So h can be directly, so let's suppose that let's say this is our equation number 1. So let's work out for h and vb. So let's take it over here. So from figure we can say the value of h, let's first calculate the value of h. H can be given as if we consider tan 30 in this triangle, let's suppose that this point is m. So tan 30 can be written as opposite, that is bm upon opposite upon adjacent, that is mc. Alright, so if this distance is mc, so this can be written as bm. Bm will be, so we can say bm can be written as mc into tan 30. So from here we can say, therefore the value of bm, and that is equals to h, and that comes out to be, mc is been given to be as that is 3 root 3 into value of tan 30 is root 3. So this value comes out to be 3 meters. All right. So the value of h we have got here it as 3 meters. So we can say this value is 3 meters. Now let's write it a bit clear so that mc tan 30. All right. Now from here we have calculated the value of h. Now we have to work out for the value of vb. So as we can see it over here, vb will have the velocity first when the body was at rest, that is at point A, and it leaves over here. So we can see that the velocity before colliding with the second incline can be directly calculated again by using work energy theorem. So let's work out for that. So velocity at B before collision, so we can write velocity at B before collision. All right. So this can be again given by this work energy theorem. So we can say mg, let's say h dash, let's suppose that this distance is h dash, and it can be given as mg h dash, and that will be equals to initially it was at rest, so we can directly write it as half m vb square. This vb square is you have to be very careful that vb is before collision. All right. So or we can just keep it the value as v only, or let's to avoid confusion, let's say it is vb square. So from here we can say h dash can be again written as 3 into the value of g and into 2, and that comes out to be vb square. This value the vb value comes before collision comes out to be under root of 60 meter per second. All right. So this is the value we have got of the block B before it collides, but we are interested from this when the after collision we have to consider the velocity of block. In this case, this vb is nothing but, let's say it is vb dash. Vb dash is nothing but velocity of block after colliding the second incline. All right. And here we have calculated before inclination, so we have to be very careful. So let's write it as vb over here. Now we have to calculate velocity after collision. As we know, the collision is inelastic, so there will be a loss of energy, and this velocity has to reduce.
Alright, so let's check velocity at B after collision, and we will suppose it as to be VB dash. Alright, so from here we can say in the diagram, if we have a careful look, so the block is coming this way. If this second incline was not there, the block would have come directly this way, that is V. Alright, so if we draw the means if we construct by geometry, we can say, let's suppose that this is the horizontal, so this total angle has to be 60 degree because vertically opposite angle. So this, and by alternate angle, this angle, that is this one, this angle has to be 30, so this angle will also be 30 degree. Alright, so if this angle is 30, so we can say the component of velocity along the incline will be V cos 30. Alright, and here it would be V of sin 30. I hope you are getting the geometry of the figure. Now we can see the velocity of block B after colliding will be V cos 30, and it is along the inclination. So we can say VB dash will be nothing but V cos 30, and that is equals to or we can say VB cos 30, because we have considered before collision it as VB, so we can write it as VB cos 30. So this can be written as root 60 into cos 30 is nothing but root 3 by 2. So this value comes out to be root of 45 meter per second. So I hope you have got the concept that velocity has been reduced now after the collision, since it is been given to be an inelastic collision. Alright, so from here we have calculated the value of block after it collide the second inclined. So now we can just substitute this value in our equation number 1, and we will get the final answer. So from equation 1, we can say we will substitute just the value, that is mgh, and it can be written as 3 mg, that is h we have calculated as 3, and it can be written as that is equals to half mvc square plus minus of half m vb square, vb dash square, that is 45. We can say for mm gets cancelled out from here, and we are left with 3g, that is 30, and into 2 can be multiplied over here, and we are left with vc square minus of 45. So this can be further resolved as 60 plus 45, and finally the answer comes out to be 105 meter per second. This is the value of velocity of block C before it leaves the incline. Alright, so this is the answer to this question. And one more thing here, the value of h dash was again calculated by using the concept of this triangle geometry. So we can write it as this value was nothing but h dash is 1060 3 root 3 into root 3 into 1060. So from here we have calculated the value of h dash. Alright, so that comes out to be again 3. So let's write it as since. Now the correct option matching with the answer is option D. So I hope you have understood the concept, and thank you for watching.